हो गया, इसको आपकी तरफ ले जाओ। बोल जाता। कर दिया, पिन पिन सब कर दिया। तो आज तो तुम कम हो गए हैं। मुझे लग ही रहा था आज कम आएंगे। है क्यों, ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं आएंगे? तुम जब आए थे तो हम नहीं थे ना तब, ये भी तो चक्कर है ना यार। ये क्या नया पोर्टल बनाया इन लोगों ने, काम तो कुछ करता नहीं है। है कल क्या है? अच्छा सॉरी यार, कल कल तो छुट्टी। और बताओ कैसे हो तुम लोग? तो आज क्या तुमने कुछ नया करा या तुम वही जिंदगी झंड है? क्या करोगे तुम लोग यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो नया करो जिंदगी में यार। क्या इसी में लगे रहते हो दिन भर, पढ़ाई 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 पढ़ाई, कुछ फिर वही बात। मतलब जो भी करना है वो मेरी क्लास में करना है अलग से। अरे तो लेकिन मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी क्लास में इम्प्लीमेंट करो, अलग से इम्प्लीमेंट करो। 4 बजे के बाद कितने बजे निकल लोगे यहाँ से? 4 है, ये बज गए 4, बस आगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। उसके बाद बाहर, फिर उसका धूम मचाओ। आज तो मौसम भी शानदार, आज आखिरी है मौसम, फिर कल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये जितना भी रोमांस करना है आज कर लो। अब यार ये मैं बताऊं क्या यार? अब यार ये मेरी गलती सर, वॉइस नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने अभी तक निकाली नहीं अपनी आवाज। बेटा अब आ रही होगी, देखो होना भी तो चाहिए। देखो बेटा उदित, तेरे को ही नहीं आ रही क्योंकि ये तो ऑन था हमारा। होनी भी तो चाहिए यार, तुम ये मत बोला करा करो मेरे से, होनी भी तो चाहिए, होना भी तो चाहिए। ये तुम्हारी लैकिंग है, भयंकर वाली लैकिंग है तुम्हारी है। अगर हमारे टाइम पे तो क्या ना समस्या थी, समस्या एक थी तो कि एक तो सीएम लड़कियां ही नहीं हुआ करती थी, तो सेटिंग किससे करें? दूसरी, हाँ बहुत कम होती थी, नहीं होती थी मतलब कम होती थी भाई। तू तो बिल्कुल जीरो पे आ गया। हाँ भयंकर कम था, कम। हाँ वही वही वही, मैकेनिकल इंजीनियर जैसी हालत थी हमारी। 4 बोल भाई, बगल में कोई होती तो तू क्या उखाड़ लेता? बगल में कोई नहीं है मतलब होती तो क्या कर लेता? बगल में कोई होती तो डाइवर्ट नहीं होता। यार ये लॉजिक समझ में नहीं आया यार, उल्टा बोल रहा है यार। अच्छा भाई देख यार, मैं तो बोलूंगा यार, देख अकाल, हाँ मैं क्यों बोलूंगा, तुम्हारी गलती है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। चलो खैर कोई नहीं, तो सब मजाक की बातें ऐसे ही। बाकी ध्यान दिया जाए इस पे भी, वैसे इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑडिट देखो, इसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कुछ याद है क्या? कल एस्पेक्ट्स पढ़े थे हमने, कंप्लीट हो गए थे एस्पेक्ट्स हमारे। प्रोफेशनल जजमेंट बताना है, राइट। और एक टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बस एक बार रीड करना हमारे को बाकी, ठीक है ना? तो फटाफट से ऐसे रीड कर लेते हैं, फिर मैं इस टॉपिक के खत्म होती है आपको समझाऊंगा। चलो पहले ही समझा देता हूँ, फिर वो क्या भूल जाएंगे अपन लोग। ये अलग ही इनका समझ में नहीं आता क्या। अच्छा वो भी बंद हो गया क्या? क्या है यार, इसको इतना जूम कौन करता है यार? है अच्छा डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स के चक्कर में लफड़ा होता है सारा। नहीं नहीं खराब मत बोले, ऐसा नहीं है, ये क्यों बोलते हो खराब है यार? तुम्हारे लिए तो मतलब खराब है, ये गलत बात है तो यार। ऐसे क्या, ये तो तुम्हारा लैकिंग पॉइंट है ना बेटा, इसको सुधारो, इस पे वर्कआउट करो। लेकिन ये क्यों बोलते हो खराब है, ये तो गलत बात है ना। ये अब ये भी मैं ही हर चीज मैं सब करा दूंगा, फिर क्या फायदा? फिर तो फिर मैं ही कर लूंगा। अपने आप करने वाले काम है वो, तो अपने आप ही करोगे ना यार। फिर कल को तो और आगे तक की ट्रेनिंग मांगेगा, अब मैं तेरे को ट्रेनिंग देता रहूंगा क्या? चल प्रोफेशनल जजमेंट देखते हैं क्या होता है। देखिए हम लोगों ने एक चीज समझो, हम लोग जब ऑडिट करते हैं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि हमें ऑडिट में कहाँ प्रोफेशनल जजमेंट लगाना होता है, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा।
कोई एवरी प्रोफेशनल, अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए सीए को साइड में कर दूं तो एवरी प्रोफेशनल हैज टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। बस एक यही तो चीज है जो कि आपको डिफरेंट बनाती है एक नॉर्मल लेमैन से। जैसे एक इंजीनियर भी वही काम करता है जो एक ठेकेदार कर रहा है, एक कंपाउंडर भी वही काम करता है जो डॉक्टर कर रहा है, वो इंजेक्शन लगाना आधा ट्रीटमेंट तो वही कर देता है। एक अकाउंटेंट भी वही काम कर रहा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, और एक कुक भी वही काम करता है जो शेफ करता है। अब कुक में और शेफ में क्या फर्क है? काय का जजमेंट? जबरदस्ती जजमेंट घुसेड़ दिया। क्या जजमेंट बताओ, क्या जजमेंट है कुक और शेफ के काम में? क्या जजमेंट है? एक बार रुक जा तू, बस कहीं भी बस जजमेंट पढ़ा और वहां टिका दिया, बोले जजमेंट। क्या डिफरेंस है बताओ कुक और शेफ के काम में? जजमेंट का क्या रोल है? रुक जा भाई, रुक जा, सबर कर भाई मेरे। हाँ बता रही है तो, हाँ चलो छोड़ो जजमेंट वाला। वैसे बताओ कि जजमेंट क्या डिफरेंस है दोनों में, शेफ और कुक में क्या फर्क? यार रुक जा 2 मिनट यार, इसको बोल लेने दो यार, ये इसके क्या मतलब हावस नहीं आ रही है। ले बता 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 बता। अरे अब पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा। हाँ बता। ये डिफरेंस नहीं होता। एक तो इतनी देर से गलत जवाब दे रहा है पर हाँ, ये तो हर प्रोफेशनल में होता है। मुझे प्रैक्टिकल डिफरेंस बताओ। जो खाना खाता है, वाह, कुक भी खाना ही बनाता है, शेफ भी खाना ही बनाता है, दोनों बनाते हैं। चल पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है? अरे यार गलत। शेफ और कुक में ये फर्क होता है कि कुक से वही बना सकता है खाना जो उसने सीखा, शेफ के लिए ये जरूरी नहीं होता। शेफ कुछ भी बना सकता है। आपको बता दो, एक बार हम लोग, मैं और मेरी वाइफ मैरिड, हमारे घर के पीछे ही, मतलब घर के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, तो वहां गए। आप उसका मेन्यू कार्ड देखोगे ना, यू विल हार्डली फाइंड 3 और 4 वेजिटेबल डिशेस, हार्डली 3 और 4। आप ढाबे पर जाओ, लाइन लगी होती पूरी, मेन्यू कार्ड होता है ना, उसके अंदर कम से कम 40-50 सब्जियां होती हैं। आप उसके मेन्यू कार्ड में देखोगे मात्र 4 सब्जी पर शॉक्ड। हम कभी ऐसा देख सोचा नहीं हम लोगों ने कि यार, वरना 4 स्टार होटल 5 स्टार होटल तक में भी 8-10 तो ऑप्शंस होते हैं। देयर वर ओनली 4 ऑप्शंस। वी आर शॉक्ड, क्या मंगाए इसमें, साला कुछ है ही नहीं। अब बाद में हमें पता चला, हम गए तो हमारा तो एमबीएस इतना जबरदस्त होता है वहां पर। शेफ खुद बाहर आया टेबल पर, बोले सर आप बताएं। मैंने कहा ये क्या है, इसमें 4 तो आइटम है, क्या ऑर्डर करें इसमें से? तो बोलता है सर आप बताओ ना क्या खाना है, आपका मन क्या है खाने का, आप वो टेस्ट बताओ हमें। आप मतलब आप ये मत बताओ इसमें क्या है, इसको छोड़ो, आप तो बोलो, बोले आज ये खाने का मन है। और भाई साहब वो जब बना के लाया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग। मतलब उसके उसमें नहीं था, बट वो बना के जब लेकर आए, एकदम वही टेस्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये होता है शेफ। कुक को बोल दो, पता नहीं क्या ही बना के लिए आएगा, क्योंकि उसको पता है कुक को कि किस इंग्रेडिएंट का क्या टेस्ट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, हर एक इंग्रेडिएंट का, हर एक मसाले का, हर एक सब्जी का अपना एक इंग्रेडिएंट का एक टेस्ट होता है, उसका एक फ्लेवर होता है। शेफ को पता है ना, तो वो उसको, जैसे आपको हमें और अकाउंटेंट में क्या फर्क है? आप नई एंट्री दे दो अकाउंटेंट को, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। आप कोई भी नया ट्रांजैक्शन दे दो जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं सुना देखा, जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन दिया ना, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, एंट्री नहीं होगी उससे, क्योंकि उसको वो क्या, वही एंट्री आती है। हम लोग एंट्रियां रटने नहीं है, आप हमें दो ना ट्रांजेक्शन, हम आपको एंट्री बना के दिखा देंगे। अभी बताओ ऐसा क्या जिंदगी भर यही होगा कि वही ट्रांजैक्शन आपके सामने आए जो आपने पहले करे हुए? नहीं ना, नए भी आएंगे ना, क्योंकि हम अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं। हम सिचुएशन को और सर्कमस्टेंसेस को देख के, और उस सिचुएशन में क्या, अभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है क्या ना, वो दवाई वाला अपने आप को समझता तो डॉक्टर से कम नहीं है, समझे ना। लेकिन कोई नई बीमारी आ जाए, फिर कुछ नहीं कर सकता वो। अभी कोविड आया, कोविड के टाइम पे तो कोई किसी को पता ही नहीं था इस बीमारी के बारे में, फिर भी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो दवाई खोजी गई वो इंडिया में। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दवाइयों का एक कंपोजिशन बनाया कि 3-4 दवाइयों को ले तो कोविड सही हो रहा था, और हो रहा था। अब वो तो बीमारी कभी नहीं थी ना, कैसे उन्होंने वो दवाई का कंपोजिशन बनाया? प्रोफेशनल जजमेंट। कंपाउंडर या दवाई वाला कर लेता क्या? तो आप समझो, हम खाली अपन ही प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट एक जनरल चीज है जो हर प्रोफेशनल लगाता है, तभी तो वो प्रोफेशनल बनता है। करे कराए का हमारा आर्टिकल हमारे अंडर में बैठता है, वो भी क्या होता है ना, जैसे कोई आर्टिकल आया ना, अब उसको हमने काम सिखाया, जीएसटी की रिटर्न भरना सिखा दिया, इनकम टैक्स वही भरता है। अभी हम लोग मान लो पूरे साल भर में 500 रिटर्न भरनी है, तो 500 रिटर्न में भर सकता हूँ क्या अकेला? नहीं ना। उसको अब वो क्या 2-5 महीने 10 महीने जब काम सीख लेता है ना, तो उसको ऐसा लगता है बोले सर इस काम में है क्या, ये तो मैं भी कर लूंगा। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
कर ले। जब तेरे पास कोई नई रिटर्न आएगी ना और उसमें कुछ अलग आइटम आएगा, तब आएगा तू मेरे पास। आज तो तू भर लेगा, क्योंकि ये जो 10 12 15 20 25 आइटम है जो हर रिटर्न में होते हैं वो तो तू सीख गया। अभी कोई नया आइटम आ गया तो, या बाई चांस अगर कोई ऐसी इनकम है जो इनकम आपको तो पता है टैक्सेबल होती है, उसको नहीं पता तो वो छोड़ देगा। फिर उसको पता है कब समझ में आएगा कि ये टैक्सेबल होती है, जब क्लाइंट के पास नोटिस आ जाएगा सर, उस दिन वो सीखेगा। अच्छा, जैसे वो ठेकेदार होता है ना, आपने बिल्डिंग बनाई, आप सोचते ही नहीं हो, गड्ढा खोद दिया, बोले बेसमेंट बनाएंगे बेसमेंट बनाएंगे, गड्ढा खोद दिया, अगल बगल मकान बने हुए, वो नीचे आ गए। अब जिस दिन नीचे आ गए उस दिन ही केम टू नो, अच्छा ऐसे गड्ढा खोदने से 2 3 नीचे रहते मकान। अरे भाई वो 4 उसमें टाइम बोल गए, 2 इधर वाले 2 इधर वाले, तेरे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, तेरी नॉलेज गेन के चक्कर में वो टाइम बोल गए। बोले सब ऐसे ही सीखते हैं। इंजीनियर ऐसे नहीं करता, पहले वो सॉइल टेस्ट करता है कि भाई जमीन खोदू, पता चले खुद गई और खुदती चली जाए और ये सारे मकान नीचे चले जाए, तो सॉइल टेस्ट करवाता है। फिर उसके बाद में तीनों तरफ देखिएगा कितने कितने बड़े मकान है, कितनी उसकी नींव है, क्या है, उनको चेक करने के बाद में चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाती है, उसके बाद जाके बेसमेंट खोदा जाता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, समझे आप? तो वो जजमेंट लगाता है अपना कि इस सिचुएशन में यहां क्या क्या हो सकता है, राइट। लेकिन अगर खाली पूरी जमीन पड़ी तो वहां तो सॉइल टेस्ट नहीं करेगा ना। आगे आसपास 500 किलोमीटर तक खाली पड़ा है, वहां पे आपको बेसमेंट बनाना है, वहां क्या है वो तो खोदो वहां। लेकिन अब इंजीनियर वहां डायरेक्टली खोद रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो सब जगह यही करता है, वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है। तो एक प्रोफेशनल की जो पहचान है वो प्रोफेशनल जजमेंट से ही होती है। एक बात हमारे साथ भी वही है। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट आदमी कैसे लेगा, मतलब क्या करेगा आदमी, कैसे प्रोफेशनल जजमेंट करता है? देखो 3 चीजें हैं। पहला, नॉलेज, जो आप अभी क्लासरूम में ले रहे हो, ये जो आप पढ़ रहे हो क्लासरूम के अंदर अभी, मतलब इस जो पढ़ाई के दौरान, इसमें जोड़ दो ट्रेनिंग जो आप अपनी आर्टिकलशिप में करोगे, और फिर आपका एक्सपीरियंस जो कि जिंदगी भर रहेगा। तभी तो हम लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कहलाते हैं हम लोग? क्योंकि हम जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करते हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, क्यों? क्योंकि जिंदगी भर ये तो चलता रहेगा। ये दोनों तो स्टैटिक हो गई, खत्म, ये जिंदगी भर आता रहेगा। और ये जितना बढ़ता जाएगा ना, आपके प्रोफेशनल जजमेंट उतने ही शार्पन होते जाएंगे, उतने ही शार्पन मतलब उतने ही सॉलिड होंगे, उतने ही परफेक्ट होंगे। तो जब बाय यूजिंग, ठीक है ना, बाय यूजिंग सीधा लिखते हैं, यूज ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, राइट, इन टेकिंग सम। अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका कॉमन मीनिंग कुछ अलग होता है, सम इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब सामान्य तौर पर क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना। यहां इन्फॉर्म्ड का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना नहीं है, या इन्फॉर्म्ड का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से जो आपने एक्यूरेट या एप्रोप्रिएट डिसीजन लिया, उसको यहां पर इन्फॉर्म्ड बोला जा रहा है। टेकिंग सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और अब मैं इसको यहां, ये तो हो गया बस। अब चूंकि इसको हमें ऑडिट की तरफ लेके जाना है, तो मैं यहां ऐड कर रहा हूं ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क। क्योंकि ये मुझे ये इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि ऑडिट की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कॉमन डेफिनेशन हो गई, इसमें सीए, नॉन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर से कोई लेना देना नहीं है, ये कॉमन है। टेकिंग एनी और सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये लिखते ही ऑडिटर के लिए हो गया, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। अब हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो हमसे पहले मैनेजमेंट ने पी&एल बैलेंस शीट बना लिया होगा, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हमें बैलेंस शीट, पी&एल बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाकर नहीं दोगे तब तक हम ऑडिट कैसे करेंगे? So this is your responsibility that you have to prepare the financial statements and to give us, right? आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे उस समय भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें मैनेजमेंट को प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कल आपको बताया, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करें, कौन सा अकाउंटिंग मेथड चूज करें, तो डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। there could be certain items for which there is no evidence, like provision for bad debts, provision for discount. अब ये आइटम के लिए जजमेंट लगाना पड़ता है। अब कौन लगाए? छोटी एंटिटी है, अकाउंटेंट ही जजमेंट लगा रहा है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, यूटिलिटी नहीं है। बड़ी एंटिटी क्यों अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करती है? आज रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायंस के अंदर कोई अकाउंटेंट फाइनलाइज नहीं करता है, राइट? सीईओ या सीएफओ करेगा, हु सपोज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर वो कुछ चार्टर्ड नहीं भी है मान लो, तो भी उनकी टीम में बहुत सारे चार्टर्ड होंगे। वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्यों रखते हैं? क्योंकि दे नीड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी परफेक्ट। सो दे अंडरस्टैंड दैट एक अकाउंटेंट वो काम तो कर लेगा जो कि नॉर्मल है, लेकिन जैसे कोई नया आइटम आया ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी तैसी कर देगा। और जो ऑडिटर है वो आकर चेक करेगा, वो तो सीधा रिपोर्ट में कमेंट डालेगा, साहब इनका ये आइटम गलत है, वो सही नहीं कराएगा। करा दे तो ठीक, नहीं कराएगा तो आप क्या कर लोगे? वो उसकी ड्यूटी में नहीं आता। तो दे यूज्ड टू हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू अप्लाई
प्रोफेशनल जजमेंट। हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हमें दोनों आइटम चेक करने हैं, वो भी चेक करने हैं जिसमें मैनेजमेंट ने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया, और वो भी चेक करने हैं जिसमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट ना हम अपने आर्टिकल से चेक करा लेते हैं, बैच ही तो करना है, लेकिन जिन आइटम में मैनेजमेंट ने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया उनको चेक करने के लिए आपको भी अपना क्या लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट। यही तो ऑडिट में काम होता है, वरना सोचो ना पूरी ऑडिट में अकेला कर सकता हूं क्या, नहीं। तो मेरे साथ आर्टिकल्स जा रहे हैं, अब आर्टिकल चार्टेड नहीं है लेकिन फिर भी ऑडिट कर रहे हैं, तो आर्टिकल को लगता है बोले साला सारा काम तो ये हमसे करवाता है। अभी आपको लगेगा जब आर्टिकलशिप में जाओगे ना तो आपको हर दिन लगेगा गालियां दोगे, रोज भर भर के गालियां दोगे आप, हर दिन मतलब गालियों का स्टॉक खत्म होने लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल वहीं के वहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार सारा काम तो हम करते हैं पूरी ऑडिट तो, अरे आपको लगता है, लेकिन बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनमें प्रोफेशनल जजमेंट लगाना जो आप नहीं लगा सकते, वो लगाकर आ चुके हैं या रिपोर्टिंग के टाइम पर लगाएंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट। आया समझ में? नहीं आया? आया? अच्छे से लिख लो, फटाफट लिख लो। पहले यहाँ एक खिड़की हुआ करती थी, अभी भी है, बंद नहीं करी, पर्दा लगा दिया, तो यहाँ से दिखता रहता था बाहर, थोड़ा सा बारिश वारिश आ रही है तो अच्छा लगता था, देखते रहते थे। लेकिन जीवन में हरियाली छा गई, अंधेरा नहीं छाया, हमारे हरियाली आ गई, चारों तरफ हरा हरा हो रहा है। तो तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? 12 तारीख को? अरे अच्छा 13-14 अभी पता नहीं आ गई। एक्सपेक्टेड तो बहुत चीजें आती है, एक्सपेक्टेड की कोई वैल्यू है क्या? रियल डेट कब आई? वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है काय की? दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी काहे के लिए? पास हुए फेल हुए इसको सोचकर, या वो रह जाएगी मैं आ जाऊंगा, या वो आ जाएगी मैं रह जाऊंगा, यही चिंता है ना? हाँ, तेरे को देख के भी लग रहा था मेरे को दूसरी वाली पहले वाली चिंता नहीं, तेरे को पास फेल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा पहले वाली चिंता है, अच्छा दूसरी वाली की चिंता नहीं है। होती भी नहीं हो ऐसे। लोग जिसकी नहीं होती पता क्या बोलता है, अरे मैं ये सब बेकार की चीज में नहीं पढ़ता। अरे है कहाँ तेरे पास? कुछ कभी कभार क्या है, आदमी को घूमना फिरना भी चाहिए, एक आध बार छुट्टी उट्टी जब आती है संडे को तो कभी कभार घुमा फिरा भी करा करो, पिक्चर विक्चर देखने जाया करो दोस्तों के साथ पे, हाँ पतंगबाजी करो, नारगढ़ जयगढ़ वगैरह घूम घाम कर आओ, ये भी जरूरी है। एक इंस्टीट्यूट है जयपुर में काफी फेमस है, अपने से नीचे है लेकिन फेमस है। अपने से नीचे ना कहता रहा हूँ तो एमसीसी कैसे हुआ? नहीं नहीं नाम नहीं ले रहे हम, वो कहते हैं बोले दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, अभी तो 6 घंटे और पढ़ लेते, वो काय के लिए छोड़ दिए, वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खो ही रहे साला, जब से फाउंडेशन में खो रहे। ऐसे ही बेवकूफ़ी भरे स्टेटमेंट्स पे ध्यान मत दिया करो। 16-16 घंटे 18 घंटे, उनका एक कोई था वो स्टूडेंट है उसमें आ गया सीए में, रैंक आ गई फर्स्ट रैंक, बोलता है सीए 10th से भी इजी है। भाई तो 10th ही कर लेता 2 बार, सीए काय के लिए करी? लगेगी भी नहीं तो आता ही नहीं है, वो पढ़ा रहा है इसलिए क्योंकि नहीं लगी जॉब, और लगेगी भी नहीं। आज से बहुत साल पहले क्या हुआ, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब मैंने सीए किया था 2008 में, तो हमारे साथ में मेरे से जस्ट एक अटेम्प्ट पहले, मतलब पढ़ाई उसने मेरे साथ ही करी। नहीं नहीं आई डू नॉट टेक द नेम ऑफ एनी, लिखा नहीं कभी। तो हम मेरा मई 2008 में क्लियर हुआ था, नवंबर 2007 में था, वो मेरे से 6 महीने सीनियर था, बट हमने क्लासेस सारी साथ में ली। ही गॉट फर्स्ट रैंक इन ऑल ओवर इंडिया, ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 50 ईयर्स। पता है क्यों? डीटी के अंदर डायरेक्ट एक्सेस 93 मार्क्स, IDT में 97 मार्क्स, लाइक इन द ईच सब्जेक्ट ही वाज हैविंग मार्क्स 85 प्लस, लाइक थ्योरेटिकल वगैरह भी कम थे तो 85 प्लस ऐसे थे, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक। सो अच्छा फर्स्ट रैंक वाज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन वो जो रिकॉर्ड तोड़ा। अब क्या हुआ भाई साहब, एक कंपनी में लग गई जॉब, 18 लाख का पैकेज, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। दैट वाज टू हाई पैकेज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय तो 6-7 लाख का पैकेज भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, रिसेशन आ गया था। ही गॉट द पैकेज ऑफ 18 लाख। 3 महीने जॉब करे हुए नहीं हुए, कंपनी ने एक लेटर लिखा आईसीआई को कि साहब किस तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करते हो आप, तो सब क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा? बोले भाई साहब आपके ऑल इंडिया टॉप AIR 1 उससे रिटर्न फाइल नहीं हो रही, उससे कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं हो रही। कैन यू इमेजिन? रिटर्न फाइल करना सबसे नीचा जॉब माना जाता है सीए वाले में। आईसीआई ने क्या करा, बोले
अगले 2 साल तक आर्टिकलशिप, सेम कंपनी में ट्रेनी लगा दिया 18,000 रुपए पर मंथ। मतलब जो बंदा कभी कल तक उसके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, 40 लोग काम कर रहे हैं, अब वो उन सबसे भी नीचे आके काम कर रहा है। 18,000 रुपए नौकरी छोड़नी थी, मात्र 18,000 रुपए पर मंथ। और सबसे बड़ी बात, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, रिस्पेक्ट गई। ये फर्स्ट रैंक का हाल है। तो क्या ना, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल से बिल्कुल ही दूर हो जाए। ऐसे थोड़ी ना, जॉब में जाओगे, आपको क्या लगता है कोई कंपनी आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर भी लेगी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक या मेरिट की वजह से, तो वो कितने, चलो हो गए आप सेलेक्ट, लेकिन 2 महीने 3 महीने में औकात नजर आ जाएगी ना कंपनी को भी। कोई कंपनी आपको क्यों 50 लाख रुपए, 40 लाख या 20 लाख 15 लाख रुपए पर ईयर दे आपको सिखाने के, कि पहले आपको काम सिखाए, फिर उसके बाद में हम आपसे महीना 2 महीना काम सिखाते हैं, उसमें काम सिखाना नहीं होता, एनवायरमेंट की ट्रेनिंग देनी होती है, वो होता है। लेकिन आप अल्टीमेटली काम तो करना पड़ेगा ना। चलो, ऑडिट इज नॉट अ लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो आपने पढ़ा हुआ है, बस हम लोग एक बार रीड कर रहे हैं। और institutions on this basis audits may be of two broad categories, that is audit required under the law called as a statutory audit and voluntary audit। मैंने ये वाला क्लासिफिकेशन नीचे जाकर करा, मैं ऊपर फाइनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, फाइनल में फिर हमने 2 क्लासिफिकेशन किया था, आई होप यू रिमेंबर, स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी एंड स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी। इन्होंने सीधा नीचे वाली कैटेगरी बताई। पहला है ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, द ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट अंडर द लॉ आर द फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज आर द फॉलोइंग, फिर लिख रहे एग्जाम्पल गधे को। अरे भाई, जब फॉलोइंग लिख रहे हो तो इसका मतलब नीचे इंक्लूसिव लिस्ट आनी, एक्सक्लूसिव लिस्ट आनी चाहिए थी, ठीक है ना। जब आप ऐसे लिखते हो ना, इन आर द फॉलोइंग, तो मतलब नीचे एक्सक्लूसिवली 4 है, फिर आपने आगे एग्जाम्पल लगा दिया। या तो ऐसे लिखते द ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर ऑडिट अंडर द लॉ, फॉर एग्जाम्पल companies governed by the Companies Act, which is section number 138 of the Companies Act, and 138 internal audit and 139 final audit. Banking companies, they are required to conduct audit under section 29 of Companies Act, sorry section 29 of Banking Regulation Act, पर जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर ऑलरेडी वो आ गई कवर, तो उसको ऑडिट वहां पे भी करानी, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज, गधे, एक ही एग्जाम्पल दिया, इससे यार तो हमने ले ली एग्जाम्पल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऑडिट करानी पड़ती है, आई होप यू रिमेंबर, हमने लिखा था वहां पे रजिस्टर्ड अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके अलावा इनकम टैक्स वाला हमने पढ़ा, वो सब तो लिखे ही नहीं। खैर, इन द वॉलंटरी ऑडिट आर द ऑडिट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटरी एंटिटीज, पार्टनरशिप ऑफ, गलत एग्जाम्पल, क्योंकि प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, एचयूएफ एक्सेट्रा को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी पड़ सकती है अगर वो इनकम टैक्स में आ रहे हैं, तो फिर वो वॉलंटरी ऑडिट में नहीं आएगा, राइट। इसीलिए मैं इस वाले टॉपिक को ना अपने चार्ट से ये रीड तो मैं करा देता हूं, पर ये गलत क्लासिफिकेशन, इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रोप्राइटरी फर्म की जब भी ऑडिट होगी हमेशा वॉलंटरी होगी। अब अगर आज कोई प्रोप्राइटरी फर्म अपनी ऑडिट अंडर इनकम टैक्स करा रहा है तो प्रोप्राइटरी ऑडिट वो वॉलंटरी कैसे रही, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट की कैटेगरी में आएगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलत लिखा हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अकाउंट्स there is no basic legal requirement of the audit. Many of such enterprises, as a matter of internal rules, require audit. Some may be required to get their accounts audited on the directives of the government for the various purposes like sanction of the grants, loan, etc. But the important motive for the getting accounts audited lies in the advantages that follow from the independent professional audit. ये इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बोले देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में, ये भारत है, या फोकट में ना कोई काम नहीं करता, जब तक किसी काम से बेनिफिट नहीं मिल रहा कोई नहीं कराएगा। आज कोई भी प्रोप्राइटर या कोई भी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, या कोई और भी ट्रस्ट, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, अगर आज वो इनकम टैक्स में क्रॉस ना करे ना टर्नओवर को, या आपको अगर लोन ना लेना हो तो कोई ऑडिट नहीं कराए। ये कहते बोले नहीं नहीं, वॉलंटरी ऑडिट कराने का जो मोटिव है वो लोन लेना और ये लेना नहीं है, वो जो आपने एडवांटेजेस पढ़े थे ना पीछे, वो एडवांटेजेस लेना। अरे कौन मूर्ख है कि उन्हें एडवांटेजेस के लिए ऑडिट कराएगा? सोचो एक बार आप, आज मेरा प्रोप्राइटरी बिजनेस है, टर्नओवर मेरा 2 करोड़ से कम है, ठीक है ना, मतलब 5 करोड़ से भी नीचे वाली लिमिट में आ गया मैं, वो भी मुझे लोन भी नहीं लेना बैंक से, तो मैं क्या ठाले बैठे ऑडिट कराऊंगा? बोले व्हाई देयर आर द सर्टेन बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट, टू टेक दोस। कौन से एडवांटेजेस भाई, क्या करूंगा एडवांटेजेस का मैं? तो कोई नहीं कराता, राइट। This is perhaps the reason why the large number of the proprietary and partnership business firms get their accounts audited. अपने पूरे 16 साल के मेरे करियर में, starting from 2005 and including 3 years of my articleship, I never saw any of the proprietary firm or partnership firm which get its accounts audited without any reason. This is large number of entities, like large number of large, छोटा मोटा बनाते हैं, आपने सीधा large pack बना दिया। Large proprietary and partnership firm, they do not get their accounts audited without any reason, just for those silly benefits which you mentioned.
they get their accounts audited because they are liable under any statute, either companies income tax act or for their other purposes. Okay, as already stated, the auditor should get the account scope of his duties and responsibilities. अब यहां से आपको जो भी पढ़ रहे हो ना आप कंटेंट, ये सारा कंटेंट एक्चुअली चैप्टर 13 का है। चैप्टर 13 के अंदर छोटी छोटी ऑडिट्स है, जैसे ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑडिट ऑफ अच्छा हाँ सेक्शन 8 कंपनी। पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खाली कंपनी नहीं होते, दे कैन आल्सो बी ट्रस्ट। सेक्शन 8 कंपनी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हम लोग अरे नहीं रे, क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी टिकाए जा रहे हो यार, मतलब अड़ाए जा रहे हो, पढ़ाना है, अड़ाना नहीं है। पहली बात तो ये कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते ही आपके दिमाग में सेक्शन 8 कंपनी नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। अब वो ट्रस्ट भी हो सकता है, वो सोसाइटी भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकता है। तो आज के बाद जैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, सीधा सेक्शन 8 कंपनी मत बोलना, ये गलत चीज है। हम नहीं कह रहे कि वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होता, लेकिन इट जस्ट अ फॉर्म, इट कुड बी अ ट्रस्ट, अ सोसाइटी और अ कंपनी। एक बात। दूसरी बात आपने क्या बोला था? इनकॉर्पोरेट होती है, दर्जा नहीं मिलता मेरे भाई, उसको सेक्शन 8 के अंदर डाल देते हैं। मैं बोलूंगा क्योंकि तू गलत ही बोले जा रहा है। हम नहीं डाल देते, कंपनीज एक्ट नहीं डाल देता। कंपनीज एक्ट को आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय अप्लाई करना पड़ता है। वो पूछेगा भाई काम क्या करेगा, बोले साहब मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा, तो बोले फिर तेरा रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में ही होगा। डाल नहीं देते, रजिस्ट्रेशन ही सेक्शन 8 में होता है। आप ये समझो, ऐसा नहीं है कि आपने बोला साहब रजिस्ट्रेशन कहीं भी करवा दिया, आपने कंपनी बना ली और उसके बाद अगर किसी ने बताया है तो गलत बताया है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं होता कि कंपनीज एक्ट ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन 8 में डाल देगा। कंपनीज एक्ट कुछ नहीं करता। आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर सबमिट करोगे, वो पूछेगा भाई तुम प्रॉफिट के लिए बना रहे हो या नॉन प्रॉफिट। आपने कहा सब नॉन प्रॉफिट, तो आपका रजिस्ट्रेशन ही सेक्शन 8 में होगा। ऑर्डिनरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में नहीं होता। So it's not like that the Companies Act or ROC, Register of Companies, or Department of Company Affairs, or Ministry of Corporate Affairs, or any authority classifies your company automatically in that category. You applied for that category and you have been registered in that category only. Okay? तो आज के बाद ये दो मिसकंसेप्शन नहीं आने चाहिए। हम जो यहाँ नीचे पढ़ने वाले टाइप्स खत्म हो चुका है। इन्होंने नीचे जाकर जो भी पढ़ाया, लाइक इन सारे पैरा में 1 2 3, ये सारा का सारा कंटेंट आपको चैप्टर 13 में मिलेगा। भाई चैप्टर 13 क्यों? चैप्टर 13 में छोटी छोटी ऑडिट्स है, जैसे ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। तो अब चूंकि टाइप्स तो खत्म हो गए, खत्म, मैटर क्लोज। लेकिन ये सारा कंटेंट इन्होंने क्यों बताया? सारा कंटेंट इसलिए बताया कि बोले देखो इस पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट के ये फायदे हैं, ट्रस्ट के ऑडिट के ये फायदे और ये एक्सेट्रा, ये सब वहां मिलेगा। इसलिए आप इस पूरे कंटेंट को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको छोड़िए, छोड़ने का नहीं है। वो कहां गया? खुल जा रे, वहां से खुलना है एक बार एपिक पे। तो ये सारा कंटेंट आपको छोड़ने का नहीं है, अभी नहीं पढ़ना। अभी आपको क्या करना चाहिए? मॉड्यूल आपके पास में अगर होगा, बस 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 आ गया, थैंक यू। ये सारे कंटेंट के ऊपर आप ऐसे मार्किंग कर लो विद चैप्टर 13। घबराओ मत, आप जब चैप्टर 13 पढ़ लोगे ना, तब आप इसको पढ़ोगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो हम काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको काटना है, वैसे तो काटना ही है क्योंकि चैप्टर 13 में पढ़ना है, लेकिन बाद में मन में कंफ्यूजन आता है ना कि क्यों काट दिया हमने। इसलिए आपको बता रहे कि काटा इसलिए क्योंकि चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना, इसका यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है क्या अभी, तो बेटा आपको फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप या तो उसका प्रिंट आउट निकलवाओ चैप्टर 1 का, ऐसे तो कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ। आपके रिजल्ट आने तक तो आपको अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, है? तो बेटा इस मॉड्यूल के अंदर तो वो है, क्या नाम है, क्वेश्चन आंसर है, कंटेंट थोड़ी ना है। अब मुझे तो आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके भी महीने भर बाद मॉड्यूल आते हैं, 15 दिन बाद आते हैं, तो आप तब तक तो हमारा आधा सिलेबस हो जाएगा। तो तब तक आप बैठे रहोगे कि क्या करोगे, कॉपी में कितना लिख पाओगे? मॉड्यूल तो बेस रहेगा ना हमारा। तो फिर या तो आप ये डिसाइड करो, बोले साहब नहीं मुझे तो ऐसे चल रहा है लप्पे में ही,
नहीं तो फिर आप चैप्टर 1 2 3 के तो कम से कम आप प्रिंट आउट निकलवा के रखो, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ एटलीस्ट 1 2 3 तो करा लो, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट आने तक मोटा मोटी 3 चैप्टर तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वॉइस अभी ला देते हैं। आ रही है वॉइस? अब आ गई? चलो चलिए। तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने खाली इतना सा बताया कि ये जो 3 पैरा है, ये हम लोग 3 पैरा चैप्टर नंबर 13 के साथ में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ना, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि आप लोग अगर वाकई में पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो आप प्लीज मॉड्यूल के प्रिंट आउट निकलवा लें, और अगर आप एक साथ तीनों नहीं निकलवाना चाहते तो एक एक करके निकालो, लेकिन एटलीस्ट जो चैप्टर चल रहा है उसका तो प्रिंट आउट रखो। एडवांटेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आता है इनहेरेंट लिमिटेशंस। व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशन, होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है इनहेरेंट लिमिटेशन? बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब होता है वो कमियां जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता उन्हें बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। यानी ऑडिट में भी देयर आर द सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस जिन्हें आप चाहे तो भी आप दूर नहीं कर सकते, ये तो रहेंगी रहेंगी एज इट इज। अब सवाल है जब ये रहेंगी तो आप पढ़ा क्यों रहे हो फिर? ये तो रहेंगी। आप जिस कमी को दूर ही नहीं कर सकते, तो जैसे किसी आदमी के अंदर कोई कमी है, आप उसको समझा भी लोगे सुधरेगा तो है नहीं, तो फिर बताने का क्या फायदा। तो आज हम पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा बताओ, क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम ये इनहेरेंट लिमिटेशंस? है जी। अवेयर कैसे रहोगे? अवेयर कैसे, मेरे कहने का नहीं, वो तो मैं समझ गया। अवेयर रहोगे मतलब ये कि जैसे घर से हम निकलते हैं, हमें पता है सड़क पे गड्ढे हैं, वो होंगे सही, कभी भी नहीं होंगे, रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आप भारत में हो। भारत में तो गड्ढे कभी भरेंगे ही नहीं, तो देख के बस यही करोगे ना। अभी आपको पता होगा तो ना, अभी गड्ढा पता ही नहीं है आपको, तो दे धमाधम, फिर आप दे धमाधम, फिर हो गया ना। फिर आपके उससे लोगों को पता चलेगा अच्छा दे धमाधम नहीं करना है। इसी तरीके से हम आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस बता रहे हैं कि जब आप ऑडिट करने जाओ तो दिमाग में रख सेल लग रही के देखना वहां।
अरे देख लेगा यार, देख लेगा। कोरोना के बाद लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव सब समझ में आ गया, कर लेगा वो अपने आप। चलिए सर आ गए, सर आ गए, हाँ ताली बजाओ चलो। चलिए क्या, तो ऑडिट के अपने कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है वो हम लोगों को पढ़ने। एज पर एस 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, ये ऐसे 200 का नाम है। ऐसे मैंने बताया था आपको शायद पहले, खैर आगे भी टॉपिक आने वाला भी है। हम लोग जब अपनी ऑडिट करते हैं तो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग है। अभी इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक आएगा, दे स्टार्ट विद 200 210, सीक्वेंस नहीं है 1 2 3 4 वाला नहीं चलता है। 200 210 220 230 240 250 260 ऐसे नंबरिंग है। तो ये सब क्यों नंबरिंग है, ऐसे नंबर क्यों दे रखा है, 200 200 1 2 3 क्यों नहीं दे रखा, वो सब भी पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड है वो है ऐसे 200। और ऐसे 200 क्या है, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर पॉइंट नंबर 1 एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। छोटा सा ये नाम इतना बड़ा आपको लग रहा है, इतना कोई बड़ा नाम टिपिकल नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, दैट्स इट। वो स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि भाई एक ऑडिट के क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है। अच्छा, इस इनहेरेंट लिमिटेशन से अपने को एक फायदा मिल जाता है, ऑल्दो नुकसान भी होता है। फायदा तो खैर क्या, मतलब हमारी गलती नहीं है इसीलिए हमको फायदा मिल जाता है। Auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to the zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from misstatement due to the fraud and error. This is because there are some inherent limitations. Well, this statement will be more clear to you कब होगा, जब चैप्टर नंबर 4 में जाओगे। अभी ये सेंटेंस आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसको होल्ड ऑन, ठीक है। अभी ये बिल्कुल भी मैं जहां जहां मार्किंग करा रहा हूं ना आपको, आप ये ध्यान रखना उस चैप्टर के आते ही ये सारे अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। मतलब ये लिंकिंग है, तो आप ये मत सोचो कि यार यहां मार्किंग करा दिया बाद में पढ़ाया तब पता नहीं सलाम को बताएगा नहीं बताएगा। मैं इसलिए मार्किंग कराता हूं कि अगर बाय चांस मैं नहीं भी बताऊं तो तुम पीछे आना और देखना और पढ़ना कि वाकई में ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको अभी नहीं पढ़ना, भूल जाए। अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन, और इस इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से we cannot express an accurate, या एक वर्ड होता है absolute, we cannot express an absolute opinion because of this। इस इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हम लोग एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे को आपने इनहेरेंट लिमिटेशंस बता दी। इसका मतलब जब मैं ऑडिट करूंगा तो ये लिमिटेशन रहेंगी, तो मैं लिमिटेशन रहेगी तो मैं कहां से काम ढंग से कर पाऊंगा। अभी ढंग से नहीं कर पाऊंगा तो मेरी ओपिनियन क्या एब्सोल्यूट आ सकती है क्या। तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको इसका आरोप नहीं झेलना कि यार आपने ऑडिट ढंग से क्यों नहीं। अरे हमने ढंग से ही की थी भाई, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस है, राइट। कैसे, हाँ बिल्कुल, सैम्पलिंग इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑल्दो इट इज लाइक इट्स अ नीड बट स्टिल इट इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। The preparation of financial statement involves judgment by management in applying the requirements of the entity's applicable FRF to the facts and the circumstances of the entity. In addition, many financial statement items involve subjective decisions or assessments or a degree of uncertainty, and there may be a range of acceptable interpretation. बाप रे, एक ही पॉइंट में कितनी सारी चीजें दे दी इन्होंने। कहा कि जब कोई भी एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व्स पॉइंट नंबर 1 जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। ये बोल रहे हैं कि जब एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड क्यों यूज करा मैंने आपको शायद बताया था पहले। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बोलते हैं, ये जो जनरल एंट्री, लेजर, ये आप जो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। तो जब कभी भी कोई एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उस समय उसे बहुत सारी चीजों के लिए जजमेंट लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी यहां से काटते हैं, यहां से लिखते हैं इन, यहां से पहला पॉइंट क्या है, अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ। जो एफआरएफ आपके ऊपर लग रहा है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको आज से 2-3 दिन पहले कहा था, एफआरएफ सिर्फ आपको ऐसा फॉर्मेट नहीं बताता, वो सिर्फ आपको लाइनें खींचना नहीं सिखा रहा कि देखो इधर एक्सपेंस लिख देना, इधर इनकम लिख देना, या एसेट लिख देना। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है।
वो आपको बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 आपने पढ़ा, 12th में सब पढ़कर आए हैं। क्या आप याद करके बताएं वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या सिर्फ आपको ये बताता था कि एसेट्स को यहां लिखो, लायबिलिटीज को यहां लिखो, और ये बताता था क्या? कितनी सारी चीजें और बताता है वो आपको। जैसे आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में अक्रूवल मेथड लगाना है, ये आपको शेड्यूल 3 बताता है। आपको डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से चार्ज करना है, ये शेड्यूल 3 बताता है। आपको डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 चार्ज करना है, ये आपको शेड्यूल 3 बताता है। आपको प्रोविजंस बनाने, ये आपको शेड्यूल 3 बताता है। ये सब एक्ट में लिखा हुआ है। अब सोचो, मैं जब किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं मैनेजमेंट हूं, तो मुझे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय वो एफआरएफ लगाना पड़ेगा। उस एफआरएफ को लगाने के लिए पहले मुझे उस एफआरएफ को समझना पड़ेगा, और समझने में मुझे अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्ट में एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। आप समझो, लॉ कोई साधारण चीज नहीं होती है, हर कोई लॉ को नहीं पढ़ सकता। तो लॉ को पढ़कर अप्लाई करने के लिए उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है, राइट? तो अगर मैं किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मुझे एफआरएफ लगाना है, तो मुझे पहले उस एफआरएफ का इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा, जिसे निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? जजमेंट। ये मुझे, मतलब मैं कौन हूं? मैनेजमेंट। अब ऑडिटर ऑडिट करने आया, ठीक है, उसको ये भी चेक करना है कि मेरा जजमेंट सही था क्या, यानी मैंने एफआरएफ का इंटरप्रिटेशन सही निकाला नहीं निकाला, चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। तो आप सोचो, मेरे जजमेंट को चेक करने के लिए, मेरे जजमेंट जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट पर नहीं है, जिसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, वो पूरी तरीके से मेरे जजमेंट पर बेस्ड है, उसे चेक करना उसके लिए क्या आसान काम होगा? क्या नहीं, क्योंकि आप जो मैंने करा वो मैंने अपने दिमाग से करा। अब वो सही है गलत है, उसको चेक करना कितना मुश्किल काम है। अगर गलती से उसको लगा कि मैं गलत कर रहा हूं जबकि मैं सही कर रहा था, पर उसका जजमेंट कहता है कि मेरा जजमेंट गलत है, ऑडिट की लग गई आपकी, क्योंकि उसका जजमेंट कहता था कि मेरा जजमेंट गलत है जबकि मेरा जजमेंट सही था, पर उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसको भी अपना जजमेंट लगाना है। ऐसे केस में एक्यूरेसी कहां से आएगी? हरी बात समझ में? इसी तरीके से in addition many financial statement items involve subjective decision or assessment or a degree of uncertainty। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उस आइटम को असेस करना ही पड़ेगा और उसको असेस करने में अनसर्टेनिटी है। जैसे आपने प्रोविजन बनाया, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके टोटल इतने रुपए के बैड डेट्स होंगे, ये तो जरूरी नहीं है ना। अब साला कई बार क्या होता है ना, वो एक कहावत है राजस्थानी में, सर मुंडाते ओले पड़ गए। हाँ, आपने प्रोविजन बनाया कि आपका अपना अनुभव था कि यार ये पार्टी पैसा डुबा सकती है, आपने बनाया, साला उनसे पैसा आ गया, यानी बैड डेट्स नहीं हुआ। अब ऑडिटर आपके ऊपर हुक्का पानी लेके चढ़ गया, बोले साला प्रोविजन तो तुमने 2 लाख बनाया था, बैड डेट्स वाले 5,000 नहीं है, झूठ बोलते साले, तुमने जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखाने के लिए प्रोविजन ज्यादा बनाया। हो गए क्लैशेस। अब कैसे प्रूव करे वो बेचारा कि यार मैंने जिस आइटम के लिए प्रोविजन बनाया वो आइटम अनसर्टेन है, हमको लग रहा था डूबेगा, लेकिन देखो ना ऑडिटर के क्या इंटरप्रिटेशन जा रहा है कि यार इसने साला प्रोविजन ज्यादा इसलिए बनाया क्योंकि इनको प्रॉफिट कम दिखाना था। उल्टा भी हो सकता है। आई बस समझे कि आपके बैड डेट ज्यादा हो गए, आपको नहीं लग रहा था लेकिन डूब गए, अब आपने प्रोविजन कम बनाया, फिर साला ऑडिटर लड़ेगा। क्योंकि वो डिस्प्यूट क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस आइटम की आप बात कर रहे हो उस आइटम का मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा, और वो असेसमेंट करने में आपकी सब्जेक्टिविटी थी। सब्जेक्टिविटी मतलब अगर ये प्रोविजन बनाती तो अलग बनता, ये बनाती तो अलग बनता, ये बनाता तो अलग बनता, वो बनाता तो अलग बनता होता। तो वो सब्जेक्टिव होने की वजह से अमाउंट गलत हो गया क्योंकि अमाउंट अनसर्टेन था, राइट। और इसी तरीके से देयर मे बी अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट। लॉ चूंकि हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस समय इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है लॉ का। आप लोग अभी लॉ में अभी इंटर में आए, लॉ में एक चैप्टर भी आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू सर पढ़ाएंगे आपको। तो उस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि लॉ का इंटरप्रिटेशन निकालने के भी अपने रूल्स हैं, बट देयर कुड बी 2 डिफरेंट ओपिनियन। आपने सोचा कभी कि एक कोर्ट के अंदर 2 लोग लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं, मैं इसको बचाने के लिए लड़ रहा हूं कि भाई इसने मर्डर नहीं करा, ये लड़ रही, ये लड़ रहा है इसको बचाने के लिए कि बोले नहीं साहब इसने मर्डर जो है ना जानबूझकर करा। तो अब इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा है वो मुझे भी पता है, वो इसको भी पता है, वो जज को भी पता है, तो लड़ किस बात पे रहे? सबको क्या बचाना है यार? लॉ में लिखा हुआ ना कि मर्डर। लॉ का इंटरप्रिटेशन, जज का काम क्या होता है? जज देख रहा है दोनों को, ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा लड़ता है, क्या बोलता है बस। अरे जज ये नहीं सुनता है, जज ये देखता है कि आईपीसी की जिस सेक्शन की यहां बात चल रही है उस सेक्शन का ये क्या इंटरप्रिटेशन। वो तो पिक्चरों में दिखाते हैं, उसको मेलोड्रामा बना देते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। रियलिटी के अंदर कोर्ट में ऐसे नहीं चलता कि आप वहां पे डायलॉग मार रहे हो और ये चल रहा है और वो चल रहा है, हाथ जोड़ रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा।
वहां पर बैठ के जज के सामने ये लॉ का इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं सेक्शन का अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से जज को तभी तो नाम क्या है जज, उसको ये जज करना है कि दोनों में से किसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा फिट है और उसके हिसाब से वो फिर डिसीजन देता है, राइट। क्योंकि दो लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। अब यार ये तो फिर आपके और ऑडिटर के केस में भी तो लगेगा, मैनेजमेंट ने कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाला, ऑडिटर ने कुछ और निकाला, डिफरेंट हो गया इंटरप्रिटेशन, है तो ऐसे केस में आपकी ओपिनियन गलत हो सकती है, एक संभावना है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे करेंगे इसके आगे।